तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आपको सिखानी है, बतानी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए है, तो ये क्लास 12th के बच्चे प्लीज़ ना देखें इसको, ठीक है? ये सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए है, फॉर ओनली क्लास 11th। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कुछ चीज़ों पे, ठीक है? तो देखिए, आपके लिए क्या है, आपका फाइनल एग्ज़ाम भी आ चुका है। फाइनल एग्ज़ाम आपके करीब ही है, ठीक है? क्या समझ में आया? फाइनल एग्ज़ाम आपके करीब है एकदम। आपको ध्यान देना है उन चीज़ों पे, ठीक है? जैसे भाई फाइनल एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आप भी उसी तरह से पेपर देंगे जैसे सभी बच्चे दे रहे होंगे। जैसे 12th वाले बच्चे दे रहे होंगे वैसे आप भी देंगे ही। बिना दिए तो काम चलेगा नहीं आपका। चलेगा? बताइए बताइए साहब। रुक जाइए, कुछ चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा ठीक कर दें। रूल में हम लिख नहीं पाते हैं, आदत हो गई है बिना रूल में लिखने की, ठीक है? तो फाइनल एग्ज़ाम, अब हम बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम से स्कूल्स की हम बात करते हैं। तो आपके स्कूल में हो सकता है कि पिछले 1 से 2 महीने के अंदर, यानी 1 to 2 मंथ के बीच में आपका पेपर होना है, ठीक है? फाइनल एग्ज़ाम होना है। अब इसमें आपको ग्रेड पे बात करेंगे हम। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ग्रेड पे हम बात करेंगे, हमारा रिवीजन कैसे होगा। जिन बच्चों ने एकदम नन किया है, मतलब जिन्होंने एकदम पढ़ा नहीं है, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे, ठीक है? वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक? उसके बाद से हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि हमको अपने चीज़ों की टाइम को मैनेज कैसे करना है। और उसके बाद से हमको स्कोर पे बात करनी है, ठीक? तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सबसे हम स्टार्ट करते हैं टाइम को लेके। टाइम को लेके देख लेते हैं। आज तारीख कितनी है भाई? आज तारीख है 14 तारीख, 14 नवंबर, सॉरी 14 दिसंबर, 14 दिसंबर 2024। मैं मानता हूं कि आपका पेपर अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाना है, यानी आपके पास कुल मिला के 60 दिन। सभी स्कूल में अगले 60 दिनों के अंदर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 5 डेज अप एंड 5 डेज डाउन हो सकता है, यानी जनवरी या फरवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग वीक तक आपका स्टार्ट हो सकता है। मैं आपका 60 दिन का डेटा लेके चलता हूं कि आपको 60 दिन में चीज़ों को मैनेज कैसे करना। 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं ठेका नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वही मैं जानता हूँ, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिएगा। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपका अदर सब्जेक्ट होगा उस पर आप बिल्कुल आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उन सब्जेक्ट्स में आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनली मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, एक तो अकाउंट्स है, दूसरा इकोनॉमिक्स है और तीसरा आपका बीएसटी है, ठीक है? इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट देता हूं मैं। पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्टैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका मोस्टली क्या है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और आपकी स्टैट की अगर हम बात करें तो आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है? बीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो
बीएसटी आपकी पूरी की पूरी किस पे है, थ्योरी पे है। अकाउंट्स पे भी अगर हम बात करें तो थ्योरी, इसके बाद से न्यूमेरिकल। ठीक, तो कुल मिला के हर सब्जेक्ट में हमको न्यूमेरिकल है, हर सब्जेक्ट में हमको कुछ ना कुछ थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट हमको याद रखना है। टाइमिंग हम आपको बता देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी नोट मैं ये डिसाइड करता हूं कि आप स्कूल के बाद आपके पास कुल मिला के 4 घंटे बचते हैं, 4 आवर्स टू स्टडी, 4 आवर टू सेल्फ स्टडी आपको बचती है। 4 घंटे की आपकी स्टडी बचती है, 4 घंटे ही हैं आपके पास जिसमें आपको ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। ये 4 घंटे मैं इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए ले रहा हूँ। अदर देन इसके बाद आप आगे भी आधा 1 घंटा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। कैसा आपको लगता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ाना है, घटाना है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। 4 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए है। 4 घंटे में हम अकाउंट्स भी क्लियर करेंगे, इकोनॉमिक्स भी क्लियर करेंगे, और क्या क्लियर करेंगे हम उसके साथ साथ क्या क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स भी क्लियर करेंगे। अकाउंट्स के लिए मिनिमम आपको करीबन 2 घंटे देने हैं विदाउट एनी डाउट। इकोनॉमिक्स में आप 1 घंटे में इसका काम खत्म कर सकते हैं। बीएसटी आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। मैं इतना लेके चलता हूं। स्टैट बीच में कभी आप हफ्ते की जब आगे मैं बताता हूं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ये हो गया टाइम वाइज इतना। अगर आप टाइम निकाल लेते हैं रोज अगर आप 2 घंटा अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और बीएसटी के लिए देते हैं तो इतना आपके लिए सफाइस है। आप एक अच्छा मार्क ला सकते हैं। इतने पे आपको इतना परसेंटेज तो मिनिमम मिलना ही मिलना है अगर आप रेगुलर इतना पढ़ते हैं तो। अब हम इसको वीक में डिवाइड करते हैं। वीक में हम इसको डिवाइड करते हैं। वीक में हमारे पास 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 7 दिन हमारे पास होते हैं तो कोशिश करिए कि 3 दिन आप अकाउंट्स लगाइए। कम से कम 3 दिन आपका अकाउंट्स होना चाहिए। 2 दिन आपका कम से कम माइक्रो होना चाहिए। 1 दिन आपका स्टैट होना चाहिए और 1 दिन आपका बीएसटी होना चाहिए। अब या तो आप टाइमिंग के हिसाब से सिचुएशंस को बांट दीजिए, टाइम के हिसाब से, या तो फिर या आप डे के हिसाब से बांट लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको टोटल ओवरऑल बता दिया। चाहे आप टाइम के लिए भी ऐसे बांट सकते हैं, चाहे आप डे के भी हिसाब से इसको आप बांट सकते हैं। अकाउंट्स को आप 3 दिन दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को 2 दिन दीजिए, स्टैट को 1 दिन दीजिए और बीएसटी को आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर डाउट। आपको जैसे भी लगता है आप इसको दे सकते हैं विदाउट एनी चीजों को डेविएट करते हुए। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। जिन भी बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया करके आप अपने फाइनल एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत कीजिए। फाइनल एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क दीजिए क्योंकि वो जरूरी है। आप भले ही आपको 12th में हाफ ईयरली में आप फेल हो जाएं, प्री बोर्ड में फेल हो जाएं, तो ऐसा कोई नहीं है कि फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, मगर 11th में अगर आप हाफ ईयरली में फेल हो गए तो फाइनल एग्जाम देने में आपको समस्या होगी। तो मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आप हाफ ईयरली में फेल हैं, एवरेज पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क जरूरी है। लेबोरियस स्टडी नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हार्ड वर्क भी किया जाता है तो हार्ड वर्क भी स्मार्टनेस के साथ की जाती है। हार्ड वर्क भी स्मार्टनेस के साथ की जाती है। तो आपका जो हार्ड वर्क होगा वो स्मार्टनेस के साथ आएगा।
अब इसमें मैं कहां से आपकी मदद कर सकता हूं ये देखना है। मैं आपको रिवीजन्स कराऊंगा, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन मेरा चैप्टर वाइज होगा पीछे से, मतलब कि मैं सबसे लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, बैक रिवीजन कराऊंगा आपको, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और मिड तक जाऊंगा, मिड चैप्टर तक जाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर 1 से लेके 10 तक का चैप्टर है, 1 से लेके 10 तक के चैप्टर हैं, तो मैं 10, 9, 8, 7, 6 और 5 ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पीछे से रिवीजन होता जाएगा तो आप चीजों को समझ पाएंगे। और लास्ट में एक बार कोशिश करूंगा कि आपको आगे से भी रिवीजन करा दूं ताकि आप समझ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक, तो मैंने टाइम आपको बता दिया, ग्रेड आपको बता दिया कि हाँ भाई ग्रेड में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या परसेंटेज इसमें मायने रखेगा, क्या हमको नंबर अच्छा लाना चाहिए, क्या हमको नंबर अच्छा लाना चाहिए। तो मेरे अनुसार से या मेरे अगर हिसाब से आप देखेंगे तो ये नो भी है और ये यस भी है। क्यों? क्योंकि इसको देखिए तभी आप कुछ चीजों को सीख पाएंगे। अगर आप बिना मेहनत के पास होना चाहते हैं तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि आप सिर्फ 4 घंटे दीजिए, 4 घंटे आपके लिए सफाइश है, आप 70% पा सकते हैं। मगर वो इंसान ही क्या जो अपने पोटेंशियल को चेक ना करे। अपने जब तक आप पोटेंशियल को चेक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ भाई मैं बोर्ड में कैसा करूंगा, आगे चल के मैं क्या कर सकता हूं, आगे चल के हाँ चीजें मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसका सबसे अच्छा है कि 11th में आप अपने पोटेंशियल को क्या करिए, चेक करिए, ये देखिए कि हाँ भैया मेरे हिसाब से चीजें हो पा रही हैं, मैं इन चीजों को कंसल्ट कर पा रहा हूं, इन चीजों पर मेहनत कर पा रहा हूं, हाँ मेरे बस का है, मैं 8-8 घंटे भी पढ़ के एक अच्छा रिजल्ट ले आ सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? 60 से लेके 75% पाना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ 80% की मेहनत लगती है। टोटल ओवरऑल आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट का 80% की मेहनत लगती है। 75% से ले जाके 95% प्लस लाने के लिए आपको 20% की और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जितनी मेहनत आप 75% के लिए कर रहे हैं उसका 20% आप बढ़ा दीजिए, उतनी मेहनत आपको 95% लाने के लिए करनी पड़ती है। बट ये जो 20% होता है इस 80% का कम से कम 100% मेहनत होगी, मतलब सीधे 2 गुनी। मतलब जितनी मेहनत आप 75% के लिए कर रहे हैं उसकी 2 गुनी मेहनत आपको करनी पड़ती है अगले 20% को ले आने के लिए। क्योंकि एवरेज क्वेश्चंस तैयार होते हैं, मिडवेज क्वेश्चंस तैयार होते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, वो आप कर भी लेते हैं। जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर मार्किंग अच्छी हो पाती है वो करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बेस थी, ये सिर्फ बेसिक एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब जो चीजें हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई हम क्या करते, हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा मार्किंग अच्छा हो सके। अकाउंट्स में जिन भी बच्चों का क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं लगाया है, जिनने कभी क्वेश्चन को टच भी नहीं किया है, क्वेश्चंस को कभी टच भी नहीं किया है, जिनका कोई नाता नहीं रहा है, मेरा उनसे सविनय निवेदन है कि आप क्वेश्चन को छूइएगा भी मत, आप सीधे के सीधे इलस्ट्रेशंस लगाइए। ये मेरी आपसे एकदम विनती है हाथ जोड़ के कि क्वेश्चन में अपना दिमाग मत फंसाइएगा। क्वेश्चन में अगर दिमाग आपने फंसाया, क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाया तो आपका दिमाग उड़ जाएगा और आप सिर्फ किताब फाड़ के फेंक देंगे, आप पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा किताबें जला दें। तो इससे अच्छा है कि आप इलस्ट्रेशन लगाइए, आप 1 बाय 1 इलस्ट्रेशंस को लगाते जाइए, इनका रिवीजन करते जाइए। दूसरी दिक्कत कहां आती है, सेकंड प्रॉब्लम कहां आती है अकाउंट्स में? अकाउंट्स में सेकंड प्रॉब्लम आती है
जब हम एक चैप्टर से चैप्टर 2 पे जाते हैं तो पहला चैप्टर हमारे दिमाग से निकल जाता है। ये सबके साथ होता है भाई, ये सबके साथ होता है। ये आप ही दुनिया में अकेले व्यक्तित्व के नहीं हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होगा। इट इज फॉर ऑल, ये सभी के साथ होगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बच्चों जो पढ़ते थे उनके साथ भी हुआ है, आने वाले जो बच्चे पढ़ेंगे उनके साथ भी होगा। तो ये सबके साथ होता है। किसी भी बुक में महारत हासिल करने के लिए आपको 3 बार का रिवीजन होता है, 3 बार की प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके उस बुक पे आप महारत हासिल करते हैं। वो भी छोटी मोटी महारत, छोटी मोटी लड़ाई जीत सकते हैं, यानी 70 से 75%, 80% तक आप बिल्कुल आ सकते हैं। उससे ऊपर जाना है तो कम से कम 5 बार का प्रैक्टिस चाहिए आपको। इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप कोशिश करिए कि हम एक तो हो ही जाए, और थोड़ा सा कोशिश करिए तो 2 और 3 के बीच में रहे, 2.5 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, थ्योरी पे मस्ट फोकस करिएगा, थ्योरी याद रहेगी। अगर थ्योरी थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो नंबर आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं अकाउंट्स में, थ्योरी लगा लेते, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं, पता चला कि थ्योरी का क्वेश्चन आया, दिमाग से स्लिप कर गया, कुछ हुआ नहीं, काम हो गया 25। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देंगे। थ्योरी से क्या होगा कि आपका मार्किंग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई अकाउंट्स की बात। दूसरी आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स आपके 2 भागों में बटा होगा, एक होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होगा आपका स्टैट। ये करीबन 50 नंबर का आएगा, ये भी आएगा आपका 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या होगा भाई, इसमें मोस्टली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स होंगे, और इसमें क्या होगा भाई, मोस्टली थ्योरेटिकल्स होंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा नंबर को उठाने में, नंबर को उठाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगा। स्टैट एक बार आप 1 से 2 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करिएगा, आप क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, आप एग्जाम्पल्स लगाइएगा। एग्जाम्पल के अलावा लगाने की कोई और आपसे जरूरत नहीं है। ये मेरा हार्दिक आपसे सविनय निवेदन है कि प्लीज 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 स्टैट्स में आप एग्जाम्पल लगाइए, किसी भी साइड बुक का एग्जाम्पल उठा लीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, अगर आपके पास कोई और दूसरा टाइम नहीं है कुछ और करने का, आप साइड बुक का एग्जाम्पल उठाइए, धकाधक लगाना चालू कीजिए। ठीक है, तीसरा आ गया आपका बीएसटी। तीसरा आपका बीएसटी आ गया। कोशिश करिएगा कि एक नन्ही सी किताब आती है मात्र 100 रुपए की, इसको आप ले लीजिए। इसको आप क्या करिए, इसकी आप थॉरो रीडिंग करिए। क्या करिए, थॉरो रीडिंग करिए, बस। इसके अलावा आपसे कोई आवश्यकता नहीं है कुछ अधिक पढ़ने की। जितनी बार ये रिवीजन करेंगे, जितनी बार इसको आप रीड करेंगे, जितनी बार आप इसको रीड करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा आपके साथ। तो इस किताब के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं, एनसीईआरटी उठा लीजिए। कुल मिला के 100, 150, 200 पन्ने की किताब है। रोज का भी अगर 20 पन्ना आप पढ़ते हैं तो 10 दिन में आपकी पूरी किताब खत्म हो जानी है। 10 दिन के बाद आप फिर से रिवीजन मार दीजिए, आपके पास 60 दिन है। 60 दिन में आप पूरा का पूरा चैप्टर कई बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ स्टोरी लाइन की तरह इसको पढ़ना है। किसकी तरह पढ़ना है, स्टोरी लाइन की तरह पढ़ना है। बात याद रखिएगा, स्टोरी लाइन की तरह पढ़ना है, बर्डन की तरह मत पढ़िएगा। ये नहीं कह रही यार किताब पढ़नी है, नहीं नहीं, स्टोरी लाइन की तरह पढ़िए। जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं वैसे आप बीएसटी की किताब उठाइए, एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किताब उठाइए और आराम से इसको पढ़िए विदाउट एनी। अंदर से काम रहिएगा, अंदर से पेशेंस रखिएगा, कंपोज रहिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। आप 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में आप आराम से 20 पन्ना, 20 पेजेस आप पढ़ सकते हैं बिना किसी डाउट के। इतना आपने कर लिया, इतनी चीजें आपकी हो गई, आप इस परसेंटेज पे तो आ ही गए हैं। इस परसेंटेज पे तो आप आ ही चुके हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, कुछ चीजें और मैं बता देता हूं ताकि आपको उसमें हेल्प होगी। उन चीजों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में कहीं डाल लीजिए।
दूसरा देखिएगा, अकाउंट्स में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। अकाउंट्स में पेशेंस रखिए, घबराना नहीं है, काम रहना है। जितना ज्यादा आप इलस्ट्रेशंस लगाएंगे, मैंने अभी बताया आपको इलस्ट्रेशंस आपको लगाने हैं, जितना ज्यादा आप इलस्ट्रेशन लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर का मॉडलिंग कैसे होगा, पेपर तैयार कैसे होगा। ठीक है, पेपर तैयार कैसे होगा। ठीक है, आगे जो मैं बातें बोलूंगा वो बातें आपको बुरी लगेंगी बट वो सत्य हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरी बातों से ऑफेंड मत होइएगा, ये नहीं कि सर आप कैसे बोल दिए, भैया आप कैसे बोल दिए, ऐसा नहीं होता है हमारे स्कूल में। बट जो मैंने देखा है अपने थ्रू आउट द टाइम के एक्सपीरियंस से वो मैं बता रहा हूं। जो भी टीचर पेपर तैयार करता है, जो भी टीचर पेपर तैयार करता है, या तो वो किसी मॉडल पेपर से तैयार करेगा, मॉडल पेपर से तैयार करेगा, या तो फिर वो पुराने सैंपल्स पेपर्स जो आते हैं, सैंपल पेपर्स जो आते हैं उनसे पेपर तैयार करता है। क्योंकि टीचर जब भी कोई एक पेपर तैयार करता है उसमें उसको क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसके साथ साथ अगर वो क्वेश्चन तैयार भी कर रहा है तो उसको सॉल्यूशन भी बनाना होगा। बात समझ में आई। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो एक नॉर्म पे वो क्वेश्चन तैयार होता है, उस नॉर्म के बाद उसमें किस हिसाब से हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी होता है। उसके साथ जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तुम्हारे मल्टीपल होने चाहिए, मतलब कि एक तरीके का आंसर नहीं होना चाहिए, और ये जितना हो सके कंसाइज होना चाहिए, जितना हो सके कंसाइज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इस हिसाब से सीबीएसई पेपर तैयार करती है कि क्वेश्चन का एक नॉर्म है, एक वर्ड के हिसाब से आपको तैयार करना है, सॉल्यूशन उसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। हाँ, एक एग्जैक्ट अगर वन वर्ड में है तो मल्टीपल नहीं जा सकता है, अगर रिटन में है तो बिल्कुल उसके कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और उसके हिसाब से तैयार किया जाएगा। हमारे टीचर्स लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे जो टीचर्स लोग हैं, बहुत, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स को बोल रहा हूँ, वो क्या करेंगे, उनके पास जो भी स्कूल्स में जो उनके पास सैंपल्स आते हैं, स्कूल्स में सैंपल्स बुक आती हैं, स्कूल्स में सैंपल्स बुक आती हैं, इस सैंपल्स बुक में से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और उसका एक पेपर तैयार करके बच्चों को दे देते हैं और बच्चे उसी को पेपर देते हैं। ठीक है, इनको आसानी भी होती है, इनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और इनको आपको नंबर भी अच्छे से मार्किंग हो जाती है। दूसरा, पेपर लिखना कैसे है, इसके आगे में मैं बाद में बताऊंगा, जब पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अपने पेपर को आप राइट कैसे करेंगे, हाउ टू राइट अ पेपर। कुछ बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं आपको। जब भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, आपके क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो उस पे आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 करके यहाँ पे आंसर नंबर 1 रहेगा, उसके बाद से उसके पूरे का पूरा उसका बाद आंसर शीट रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आपको अंडरलाइन करना है, फिर आपको ग्राफ बदलना है यानी पैरा बदलना है, फिर क्वेश्चंस को जैसे पैरा बदलते जाइए, फिर जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, फिर कोई पॉइंट आए तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये बेसिक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में आ गई, इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो भी सैंपल्स पेपर तैयार होते हैं, जो भी सैंपल पेपर तैयार होते हैं, जो भी सैंपल पेपर तैयार होते हैं, मतलब जिन पेपरों से क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस पब्लिशर तैयार करता है, पब्लिशर तैयार करता है। अच्छा, कोई बढ़िया पब्लिशर रहा तो वो टीचरों का इस्तेमाल करता है, वो एक टीम का इस्तेमाल करता है उस पेपर को तैयार करने का। कोई आंडू पांडू पब्लिशर रहा तो वो भाई वो क्या करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन उठाएगा बुक का और उसी बुक का क्वेश्चन सैंपल पेपर में डाल देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्वीक करके, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्वीक करके। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इन सारी बातों का एक ही कारण है, एक ही बेस है, वो है ये। जब पूरी किताब आप पढ़ लेंगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जब भी आप क्वेश्चंस को देखें, इलस्ट्रेशंस को देखें, जब भी आप लगाने की कोशिश करें,
तो एक बार अपनी नंगी आंखों से इनके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, नंगी आंखों से इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करिएगा कि आप क्वेश्चंस को उठाइएगा और क्वेश्चंस को उठा के एक बार अपनी नंगी आंखों से उसको देख लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर उसका सॉल्यूशन आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कहीं एक बार एक नजर उस पर दौड़ा लीजिएगा। आप मेरी बात मान लीजिए, कम से कम इस सब्जेक्ट, इस बुक से आपको इतने % के तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इतने क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, क्या समझ में आया? ठीक, समझ में आया इतनी बात? तो ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल फेनोमेना है पेपर को देने का। अब कुछ 1 to 1 आपसे बातें कर लेते हैं। एज अ स्मॉल क्रिएटर, छोटा मोटा आदमी हूं, क्योंकि मेरे भाई नंबर्स उस हिसाब से नहीं है बात करने के लिए मैं आपसे बहुत बड़ी बातें करूं, ये है वो है, इन दिन लंटेन, बट 1 to 1 मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इन चीजों का ध्यान रखना। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, भले ही हम नंबर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, बट ये नंबर्स के लिए नहीं है, ये नंबर्स का गेम नहीं है। इट्स अबाउट योर प्रायोरिटी। लाइफ की चीजों को सीखना चालू करो। अभी तुम छोटे हो, चीजों की समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, चीजों का लेवल ऑफ क्या चीजें किस सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाएंगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी लाइफ को जिस हिसाब से तुमको जीना है जियो, जिस हिसाब से तुमको करना है चीजों को करो, कोई दिक्कत नहीं है। फेल होते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पास होते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। चीजें कभी एक्सकेलेट होंगी, कभी अच्छी जाएंगी, कभी बुरी जाएंगी, कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे। तो इन चीजों से घबराना नहीं है। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये याद रखना, अपने जीवन में एक बात बांध लेना कि अरे यार एक छोटी सी किताब मुझे पढ़नी है, वो मेरे ऊपर भारी नहीं पड़ सकती है। तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम क्लास 10th पास करके 11th में आ चुके हो, इतनी किताबें तुमने पढ़ ली हैं कि वो छोटी सी किताबों का कोई मायना नहीं है। वो तुम्हारे लिए एक नील है, 0 बटा सन्नाटा है। सिर्फ उसे पढ़ना है, उसके बदले तुम्हें क्या मिले ना मिले इससे कोई मतलब मत रखना। ठीक, तो लाइफ में चीजों को थोड़ा सा, जब चीजें आपके करीब हो तो उनको लेके सीरियस होना चाहिए। हाँ, पेपर है, सीरियस रहिए, मगर इतना भी सीरियस मत हो जाइए कि अब आपका जीवन उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो अपने को कभी भी ये फील मत करना कि यार मैं नहीं पढ़ पाया हूं, नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तुम्हारा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा जीवन इससे लंबा है। बहुत कुछ तुम्हें देखना है, बहुत सारी चीजें तुमको महसूस होंगी लाइफ में, बहुत कुछ चीजें आएंगे, इन सब का कोई मायना नहीं है। मस्त रहो, जीवन में एंजॉय करो, आनंद लो, खाओ पियो ऐश करो। जब समय आए करो, फिर आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचो ही मत। जितना ज्यादा सोचोगी उतनी ही ज्यादा चीजें एक्सप्लेट करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। इसको गेम की तरह खेलिए, इसको गेम की तरह खेलिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसको हम गेम की तरह ही खेलते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसको आप गेम की तरह ही खेलिए। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं तो बस वही गेम खेलना है आपको। लाइफ इज ऑल अबाउट गेम। प्लेयर जितना ज्यादा खेलेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो आपको सीखना है, बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़िए। मिलता हूं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।